मित्र मंडली, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के मस्तिष्क पर जो है मित्रों का गहरा प्रभाव पाया जाता है। वह मित्रों की अनदेखी कभी नहीं की जा सकती है। परिवार से छुपा लेगा लेकिन अपने मित्रों से वह कभी बात छुपाएगा नहीं। इसलिए यह एक प्राथमिक समूह है। अगर उसका मित्र खराब है तो बच्चा भी खराब हो जाएगा। अगर मित्र अच्छा है, सद विचारों वाला है, तो बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वो भी सद विचार बनेगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि मित्र मंडली जो है वो सही होनी चाहिए। तीसरी बात मित्र मंडली हो गई। इसके बाद में बात हम करेंगे नातेदारी समूह की। नातेदारी समूह में का मतलब हो गया स्वजन समूह है, यानी अपने ही समूह। इसमें दो प्रकार के संबंध देखने को मिलते हैं। एक तो रक्त से संबंधित समूह और दूसरा विवाह से संबंधित समूह। रक्त से संबंधित समूह में माता पिता और बच्चों के संबंध होता है और विवाह से संबंधित समूह में पति और पत्नी के बीच में जो संबंध होता है। इन सभी को मिला करके जो संबंध बनते हैं वो नातेदारी कहलाती है। नातेदारी के आधार पर व्यक्ति को अनेक परिस्थितियां प्राप्त होती है और उन्हीं परिस्थितियों के अनुरूप वह व्यवहार करना सीखता है। अगर वह व्यवहार सही ढंग से नहीं कर पाता है तो उसकी समाज में आलोचना की जाएगी। जैसे आपको अनेक परिस्थितियां हैं, आप पिता है, आप दादा है, नाना है, चाचा है, ससुर है, भाई है, उसके अकॉर्डिंग आपको व्यवहार करना पड़ेगा। और यदि इस तरह का आप नहीं कर पाते हैं तो आप आलोचना के पात्र बन सकते हैं। तो इसलिए जो है नातेदारी समूह है प्राथमिक समूह, प्राथमिक अभिकरण के रूप में माना जाता है। मर्डॉक ने सोशल स्ट्रक्चर लिखी थी, उसमें 3 श्रेणियां बताई थी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। 3 प्रकार की श्रेणियां बताई। प्राथमिक श्रेणी के अंदर जो है 8 प्रकार के संबंध होते हैं, द्वितीयक श्रेणी के अंदर 33 और तृतीयक में 151 प्रकार के संबंध देखे जा सकते हैं। इसी के अंदर यह बताया है। और नातेदारी के बाद में जो प्राथमिक समूह का अंतिम बात आती है वो विवाह है, मैरिज। विवाह के आधार पर पति और पत्नी, यानी पति और पत्नी का उन्हें ओहदा प्राप्त होता है, दर्जा प्राप्त होता है। पहली बार ये त्याग और समर्पण की भावना विकसित होती है इनमें। ये एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना रखते हैं और नए पद प्राप्त होते हैं। भाई भाभी जिस प्रकार के ये हैं, और दामाद पद प्राप्त होता है, ससुर सास, ये इस तरह के जो है विवाह के आधार पर अनेक पद, जवाई हैं वो पद प्राप्त हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्हें व्यवहार करना पड़ेगा। यह एक संस्था के रूप में हो गई है। तो ये सारी परिवार से लेकर विवाह तक प्राथमिक संस्था है, प्राथमिक अभिकरण है। प्राथमिक अभिकरण जो आपके घनिष्ठ है, जिसका प्रभाव आप पर ज्यादा पड़ा है, वो इसमें माना जाएगा। वहीं प्राथमिक समूह के साथ साथ में द्वितीयक समूह का भी व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है और वह द्वितीयक समूह से सीखता है। जिसमें हम अगर बात करें तो शिक्षण संस्था की, शिक्षण संस्थाओं में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय माने जाते हैं। बच्चे उनमें अध्ययन करते हैं और शिक्षक को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं शिक्षक के अनुसार वह उन शिक्षक के वैल्यूज को अपनाता है, उनके मूल्यों को, उनके आदर्श, उनके हाव भाव, धन और उनके बोलने के तरीके, उनके चाल, सारी चीज अपनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के जो आदर्श होते हैं वो शिक्षक गण होते हैं। राजनीतिक संस्थाओं में भी अगर हम बात करें तो एक तो निरंकुशता होती है, एक लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है। तो निरंकुशता में स्वेच्छाचारिता होती है, लोकतंत्र में व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं, यानी व्यक्तित्व का विकास करने में जो है व्यक्ति मेहनत कर सकता है। इसके साथ में राजनीतिक दल भी होते हैं। जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उनको अपने राजनीतिक नियमों से परिचित कराते हैं और उनके अनुरूप उन्हें कार्य करना पड़ता है। भारतीय राजनीति में अनेक राजनीतिक दल है और
वो उन दलों की नीति नियम होते हैं और उन नीति नियमों के अनुसार उनके सदस्यों को कार्य करना पड़ता है। आर्थिक संस्था के अंदर हम मार्केट व्यवस्था देख सकते हैं, बड़े बड़े जो उद्योग धंधे संचालित हो रहे हैं, बाजार व्यवस्था किस प्रकार की है वो निर्मित होती है। इसमें लाभ हानि ये सारे पहलू देखा जा सकता है, मांग पूर्ति इस तरह की व्यवस्था देखी जा सकती है। और व्यक्ति चूंकि अर्थव्यवस्था में अगर वह अपने पैर पसारता है या अर्थव्यवस्था में जो है वो कदम रखना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अर्थव्यवस्था का काफी महत्व होता है और यही कारण है कि वह इन्हीं आर्थिक संस्थाओं से सीखता है। सांस्कृतिक में जो हम बात करें संस्थाओं में, तो नाटक है, अकादमी है, साहित्य है, कला है, उनमें भी व्यक्ति सीखता है और उनके अनुरूप वह कार्य करता है अगर वह संस्कृति में भाग लेता है। इसके अलावा धार्मिक संस्थाएं हैं, धर्म के अंदर सदाचार है, मूल्य है, प्रतिमान है, वो धर्म पर आधारित होते हैं। दया, परोपकारिता ये संस्थाएं सिखाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अनेक धर्म प्रचलित है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें सारे इस्लाम धर्म भी है, मुस्लिम का और हिंदू धर्म जैसे मंदिर है और मुसलमानों के जो है वो मस्जिदें होती है, इसके साथ में ही गुरुद्वारे हैं सिखों के। और लेकिन ये सभी धर्म जो है व्यक्ति को धार्मिक धर्म के अनुरूप कार्य करने पर बल देते हैं कि वे सदाचार का पालन करें, झूठ नहीं बोलें, किसी का अहित नहीं करें। इस तरह की बात धार्मिक संस्थाएं बताती है। और अंत में व्यवसाय समूह आता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय होते हैं और हर व्यक्ति का कोई न कोई व्यवसाय होता है। अपने ही व्यवसाय में व्यक्ति नैतिकता और कठोर परिश्रम के आधार पर अपने व्यवसाय में अपना नाम कमा सकता है, अपनी परिस्थिति ऊंची कर सकता है ईमानदारी के साथ में। अगर वह बेईमानी करेगा तो उसकी स्टेटस नीचे मानी जाएगी। इसलिए समाजीकरण का मतलब सीखने की वह प्रक्रिया जो समाज के संस्कृति के अनुरूप हो, समाज के मूल्यों के अनुरूप हो, प्रतिमानों के अनुरूप हो, मानदंडों के अनुरूप हो, वही व्यवहार सीखना समाजीकरण कहलाता है। और ये सारे अभिकरण के माध्यम से संभव हो।